Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों नमस्कार, नेक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे देश के बजट के बारे में। देश का बजट 23 जुलाई को वित्त मंत्री सीतारमण जी करेंगी। वो 7वीं बार अपना बजट पेश करने जा रही हैं। कहा जाता है कि उन्होंने बजट बनाने से पहले देश के अर्थशास्त्रियों और इकोनॉमिस्टों से काफ़ी बातचीत की, शेयर बाज़ार के बड़े बड़े दिग्गजों से उन्होंने मुलाकात कर इस बजट को बनाने में पूरी मशक्क़त की है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले जितने भी बजट रहे वो आम जनता को प्रभावित नहीं करते हैं। कारण ये है कि आम जनता की जो समस्याएं होती हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है, इसके अलावा जो उनकी मूलभूत समस्याएं हैं उन पे सरकार का कोई फोकस नहीं रहता। उनके बजट में सिर्फ सहूलतें दी जाती हैं तो सिर्फ उद्योगपतियों को। पिछले जितने भी बजट उठा के देख लीजिए कि बजट सिर्फ उद्योगपतियों के लिए बनाया जाता है, जिनसे कि सरकार को कई तरीके से मदद मिलती है। जैसे कि फंडिंग, चुनावी चंदे के रूप में उनको फंडिंग मिलती है, और भी बहुत से सारे तरीके हैं जिसका सरकार को फ़ायदा होता है। ये बात साफ है कि जो भी बजट बना है वो 80% लोगों को नकारते हुए बना है। वहाँ पे 80% जो आम आबादी है, गांव में रहने वाले हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, और वो लोग जिनकी इनकम बहुत कम है, ऐसे लोग जो नौकरी पेशा हैं, असंगठित क्षेत्र में हैं, उनकी कोई फिक्स इनकम नहीं है, उनके लिए तो बीमारी भी एक समस्या है। अगर वो बीमार हो जाते हैं तो उस दिन उनके आमदनी का कोई जरिया नहीं रहता है, और सरकार इन सब चीज़ों को जानते बूझते भी नेगलेक्ट करती है। अब जैसे कि कांग्रेस की श्रीमती सुप्रिया श्रीनेत ने अपने इस बजट के बारे में जो विवरण बताया है उसको देख के लगता है कि सरकार सिर्फ जो कैपिटलिस्ट हैं, कारपोरेट है, उनकी मदद के लिए खड़ी रहती। जैसे पिछली सरकार ने बैंकों का करीब 16-17 लाख करोड़ बजट लोन अपने उद्योगपति मित्रों को माफ़ कर दिया, यानी कि किताबें सही कर ली गई और उनको वेब आउट कर दिया, मतलब कि बट्टे खाते में डाल दिया। तो वो बैंक में अब पैसा नहीं आएगा। लेकिन जो आंकड़े होते हैं, समीकरण, जो तकनीकी बातें होती हैं, उसमें ये कह दिया जाता है, वित्त विभाग ये कहता है कि राइट ऑफ कर दिए गए, यानी अब वो बट्टे खाते में है, पैसा कभी नहीं आएगा। इस तरीके से जो सरकार का 23 तारीख को बजट आने वाला है उसके बारे में ये साफ जाहिर है कि बजट में कोई भी सहूलियत आम आदमी के लिए मिलती नहीं दिख रही है। यहाँ पे भी जो बजट लाया जा रहा है उसमें ये साफ जाहिर है कि इस बार भी कारपोरेट को ध्यान में रखते हुए उनको सहूलतें देने की तैयारी की जा रही है। अब जैसे पिछले टर्म में जब अरुण जेटली वित्त मंत्री थे तो बहुत सारे बैंकों का मर्जर कर दिया था, और धीरे धीरे करके बहुत सारे बैंकों को प्राइवेटाइज भी कर दिया। इस बार भी यही प्लानिंग है कि कुछ बैंकों का निजीकरण होना है। SBI ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बैंकों की स्थिति अच्छी है। अच्छी का मतलब वो अपने हिसाब से अच्छी बता रहे हैं कि बिकने की कगार पे हैं और इनको हम बेच सकते हैं। इस समय बैंकों की सेहत ठीक है। अब हम बात करते हैं जो बजट में आने वाली जो खास मुद्दे हैं उन पे चर्चा करें। स्वास्थ्य, ये ग्राफ अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है, वो फोटो भी बहुत सारी चीजें दिखा रही है। अभी अस्पताल चले जाइए तो GST देना पड़ेगा अगर स्वास्थ्य खराब हो जाए, दवाइयों पर भी GST है। लेकिन हेल्थ पर एक्सपेंडिचर लगातार कम हुआ है। पिछले 5 सालों में टोटल बजट का हेल्थ पर एक्सपेंडिचर 2.4% से घटकर 1.9% हो गया है।
2.4% 5 साल पहले हम टोटल बजट का स्वास्थ्य पे खर्चा करते थे, अब 1.9 करते हैं। और आप सब जानते हैं कि 2023 में हमारे देश के 16 लाख ऐसे बच्चे हैं जिनको एक भी टीका नहीं लगा है। बच्चे के जन्म से उसके 1 साल की उम्र तक बच्चे को 9 से 10 टीके लगते हैं। डिप्थीरिया का, टेटनस का, चेचक का, हेपेटाइटिस का, पोलियो का। और इन्हीं के चलते हम पोलियो से मुक्त हो पाए, इन्हीं के चलते हम चेचक से मुक्त हो पाए। लेकिन इस सरकार ने वो कर दिखाया जो पहले किसी ने नहीं किया था। 16 लाख हमारे बच्चे ऐसे हैं, 2.5 करोड़ बच्चे हिंदुस्तान में हर साल पैदा होते हैं, 16 लाख बच्चों को एक भी टीका नहीं लगा है। तो हम क्यों ना ये भय और आशंका लेकर चले कि क्या पोलियो और चेचक जैसी बीमारी दोबारा से लौट सकती है। इसका जिम्मेदार कौन है? असलियत यह है कि यूपीए की सरकार ने इस देश को पोलियो मुक्त किया, तमाम वैक्सीनेशन दिए, ढिंढोरा नहीं पीटा। यहां ढिंढोरा पीटने और एहसान लादने से ही फुर्सत नहीं है। लेकिन कोविड से सीखा क्या? नील बटा सन्नाटा। हेल्थ का बजट 2.4% से घटा के 1.9% किया और 16 लाख बच्चों को टीकों से रहित रखा। ये वो देश है जो वैश्विक भूख के सूचकांक में, द हंगर इंडेक्स में 111वें नंबर पे है 125 देशों में। हमारे यहां कुपोषण एक त्रासदी है। सुप्रिया श्रीनेत बजट को की समीक्षा करते हुए कहती हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में पहले की तरह इस बार भी कटौती की गई है। बच्चों के लिए जो स्कूल की सुविधाएं होती हैं उसमें 8% जो बजट कम किया गया है। अब आप ये समझ लीजिए कि अगर सरकारी स्कूल अच्छे होंगे, ठीक ठाक पढ़ाई हो रही होगी, उसमें सारी सुविधाएं होंगी, तो वहाँ बच्चे पढ़ने जाएंगे। और जब बच्चे पढ़कर आगे जाएंगे तो वो सवाल पूछेंगे। जब सवाल पूछेंगे, यही तो हमारे देश की सरकार पसंद नहीं करती है कि कोई उनसे सवाल जवाब करे। यही वजह है कि सरकारी संस्थानों को के साथ साथ सरकारी स्कूलों को भी बर्बाद किया जा रहा है। पिछले 10 साल में कम से कम 40-50 हज़ार स्कूल बंद किए गए हैं। इस तरीके से अगर स्कूल चलते रहेंगे तो प्राइवेट स्कूल में कौन जाएगा? प्राइवेट स्कूल जो कॉरपोरेट को भी इस क्षेत्र में लगा दिया गया है कि वो भी पैसा कमाए। यानी जब स्कूल बर्बाद हो गए तो लामोहल्ला है कि लोगों को अपने बच्चे पढ़ाने के लिए प्राइवेट स्कूल का ही रुख करना पड़ेगा। यही वजह है कि कॉरपोरेट में आज बहुत अच्छी कमाई कर रहे हैं लोग। कॉरपोरेट में ये भी एक आंकड़ा निकल कर आया है कि कम से कम 8 लाख करोड़ का बिजनेस शिक्षा के क्षेत्र में चल रहा है। इस देश की अधिकांश आबादी खेतों में काम करती है। जो शहर नौकरी करने आ गई थी उनको मोदी जी ने मजबूर कर दोबारा खेतों में भेज दिया काम करने के लिए। यह असलियत है। पीपल एनरोल्ड विद एग्रीकल्चर हैव गॉन अप मैनीफोल्ड। वित्तीय वर्ष 2024 में कृषि की जो वृद्धि थी वो 1.4% थी। बीजेपी के लोग आकर आपसे कहेंगे 8.2% ग्रोथ। उस 8.2% ग्रोथ में कंजम्पशन की ग्रोथ 4% और एग्रीकल्चर की ग्रोथ महज 1.4%। इसमें हमारे सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं। ये पिछले वित्तीय वर्ष में 4.7% थी, वहां से लुढ़क के 1.4% आई, जैसा कि ये ग्राफ आपको दिखा रहा है। तो क्या सरकार ज्यादा खर्चा करती है? क्या सरकार ज्यादा काम करने लगती है? अब देखिए दूसरा ग्राफ, और यह ग्राफ मोदी सरकार की असलियत, उनकी बदनीयत बयां करता है। कृषि का एक बजट होता है और एक टोटल बजट होता है। वित्तीय वर्ष 2024 में कृषि का बजट 2.78 था, जो लास्ट वाला ग्राफ है। उसके पहले वाले साल में वो 3.36% था और उसके पहले वाले साल में वो 3.7% था। तो इतने बड़े बजट का जो 3.7% होता था कृषि का बजट, वो अब घट के 2.7%, 1% कृषि का बजट घटा दिया गया। वो कृषि जिसमें हमारे सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं, वो कृषि जिसकी बढ़ोतरी से इस देश की बढ़ोतरी होगी, उसके बजट को लगातार घटाने का काम मोदी सरकार ने किया है। 3 साल का आंकड़ा आपके सामने है। 3.7% से घटाकर 2.7% कर दिया गया है। सुप्रिया श्रीनेत
बजट को की समीक्षा करते हुए कहती हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में पहले की तरह इस बार भी कटौती की गई है। बच्चों के लिए जो स्कूल की सुविधाएं होती हैं उसमें 8% जो बजट कम किया गया है। अब आप ये समझ लीजिए कि अगर सरकारी स्कूल अच्छे होंगे, ठीक ठाक पढ़ाई हो रही होगी, उसमें सारी सुविधाएं होंगी, तो वहाँ बच्चे पढ़ने जाएंगे। और जब बच्चे पढ़कर आगे जाएंगे तो वो सवाल पूछेंगे। जब सवाल पूछेंगे, यही तो हमारे देश की सरकार पसंद नहीं करती है कि कोई उनसे सवाल जवाब करे। यही वजह है कि सरकारी संस्थानों को के साथ साथ सरकारी स्कूलों को भी बर्बाद किया जा रहा है। पिछले 10 साल में कम से कम 40-50 हज़ार स्कूल बंद किए गए हैं। इस तरीके से अगर स्कूल चलते रहेंगे तो प्राइवेट स्कूल में कौन जाएगा? प्राइवेट स्कूल जो कॉरपोरेट को भी इस क्षेत्र में लगा दिया गया है कि वो भी पैसा कमाए। यानी जब स्कूल बर्बाद हो गए तो लामोहल्ला है कि लोगों को अपने बच्चे पढ़ाने के लिए प्राइवेट स्कूल का ही रुख करना पड़ेगा। यही वजह है कि कॉरपोरेट में आज बहुत अच्छी कमाई कर रहे हैं लोग। कॉरपोरेट में ये भी एक आंकड़ा निकल कर आया है कि कम से कम 8 लाख करोड़ का बिजनेस शिक्षा के क्षेत्र में चल रहा है। सरकार इस बजट में इस बात पर फोकस कर रही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सरकारी स्कीमों और शेयर बाज़ार में लगाएं। दोस्तों, ये सब चीज़ें तो तब की जाती है जब पेट से बचकर, यानी अपने रहने खाने पीने के अलावा जब पैसा बचता है तो आदमी सोचता है कि कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया जाए, बचत की जाए। लेकिन आज के हालात ये हैं, महंगाई आसमान छू रही है, पेट्रोल डीजल और अन्य चीज़ों के दाम सर पे सवार हैं। ऐसे में पेट भर खाना मिल जाए तो ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज महंगाई सब्जियों पे देख लीजिए, सब्जियां कोई भी सब्जी 25 रुपये पाव से कम नहीं है। इसको लेकर सरकार बिल्कुल भी संजीदा नहीं है। उनके लिए तो ये कहा जाता है कि कुछ भी महंगा नहीं है, जबकि यूपी सरकार में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का तो एक बयान भी आया था कि देश में कोई भी दाल 100 रुपये से ज़्यादा की नहीं है। इस बात को लेकर उनको काफ़ी ट्रोल भी किया गया। लेकिन अब सरकार इस बात पे लोगों को यह आमादा कर रही है कि आप शेयर बाज़ार में पैसा लगाएं, क्योंकि सरकार का खजाना तो खाली है। सरकार काम कैसे चलाए? अपने यहाँ लोगों को तनख्वाह देने के लिए भी पैसा नहीं है। तो इन हालात में अब ये समझ सकते हैं कि सरकार सिर्फ वादे और आश्वासन ही देगी। आपको उन पे विश्वास करें तो ठीक, ना विश्वास करें तो ठीक। यानी कि आपको बताशे मीठे बताशों की तरह वादे किए जा रहे हैं। आप शेयर बाज़ार में उलझे रहें, यहाँ तक कि पेंशनरों की पेंशन तक को बैंकिंग ऑफिसरों ने ये बताया कि पेंशनर्स की स्कीम को भी पीएफ का पैसा लगा दिया गया है शेयर बाज़ार में, जबकि ऐसा कभी नहीं होता है कि जो पेंशनर की जो रकम होती है उसको किसी ऐसे आशंका वाले क्षेत्र में नहीं लगाया जाता है। लेकिन इस सरकार ने वो भी किया है। और देखिए, आने वाले समय में बहुत सी चीज़ें और देश की संपत्तियां बिकने के लिए लाइन में खड़ी हैं। आपको क्या लगता है, हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा खर्च अपनी किन चीजों पे करना चाहिए? मेरा मानना है शिक्षा पर। हम दुनिया के सबसे युवा राष्ट्र हैं, हमारी 60% आबादी 35 वर्ष से आयु में कम है, हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते थकते नहीं है, लेकिन हम अपने एजुकेशन बजट को 7% इस साल काट देते हैं। हम यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जो हायर एजुकेशन का बजट है, उसको 61% काट देते हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। न पढ़ेगा इंडिया, न पूछेगा इंडिया। ज्यादा पढ़ लिख लेंगे लोग, वही तो सवाल करेंगे। ज्यादा पढ़ लिख लेंगे लोग तो उन्हीं को तो समझ में आएगा कि कैसे ये सरकार हमारा मूर्ख बना रही है। तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। पढ़ाओ ही मत लोगों को। 7% बजट एजुकेशन का इससे पहले किसी सरकार ने नहीं काटा है। और एक आंकड़ा आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एज अ परसेंटेज ऑफ द ओवरऑल बजट, एजुकेशन बजट को निरंतर घटाने का काम पिछले 10 साल में किया है। यूपीए की सरकार करीब 0.6% आवंटित करती थी, इन्होंने घटाकर 0.4% कर दिया है। कहां इसको 6% ले जाने?
सुप्रिया श्रीनेत्र का कहना है कि देश में असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों की समस्याओं का काफ़ी इजाफा हुआ है। सरकार इन सब के बारे में कोई भी स्कीम लाने की तैयारी या उनकी परवाह करते हुए नहीं दिख रही है। मालूम है कि जब कृषि क्षेत्र में पिछले 10 साल में जितनी चीज़ें उनके साथ वो इतना परेशान है किसान, तो किसान जब परेशान होता है तो खेती किसानी छोड़कर वो असंगठित क्षेत्र में चला गया। और जो अब तो वहाँ पे भी खाने दाने के लिए लोग लाले पड़ रहे हैं, इसलिए फिर से वो किसानी की तरफ चल रहे हैं। कि इस सरकार ने सबसे बड़ी बात तो जो की है, खेती से जुड़े जो उपकरण होते हैं, डीजल है, आपको पेस्टिसाइड्स है, खाद है, उन सब पे भी 18% GST लगा रखा है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि खेती किसानी और खाने पीने की चीज़ में भी GST लगाने में ये सरकार सबसे ज़्यादा आगे रही है। और सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है, अपने आप को जन कल्याणकारी सरकार कहती है।